देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं, इसी पर घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, जबकि आरजेडी समेत तमाम पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। मेडिकल कॉलेजों के केंद्रीय कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर भी घमासान मचा है, जबकि यूपी में एसपी और बीएसपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस, जाति ही पूछो साधु की। ये देख सकते हैं आप, आपके सामने जो ये तमाम तस्वीरें हैं, किस तरह की सियासी हलचल इस मसले पर नजर आ रही है, उसी का अंदाजा इनसे आप लगा सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी के समर्थक हैं सतीश प्रकाश, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं विशाल मिश्रा, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और बातचीत की शुरुआत राजीव रंजन जी आपसे मैं करना चाहूंगा। आप वैसे तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी हैं, आप लोगों की बिहार में साथ में सरकार है, लेकिन जातीय जनगणना के मसले पर आप लोगों का अलग सोचना है। आखिर क्यों चाहते हैं कि हो? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के मैं समझता हूं जनता दल यूनाइटेड ने ये पहली बार मांग नहीं उठाई। इस मांग के पक्ष में हम पूर्व में भी रहे हैं और 1931 में आखिरी बार जातीय आधार पर जनगणना कराए जाने, हिंदुस्तान की आजादी जिन परिस्थितियों में संभव हो पाई, कहीं न कहीं समाज में किसी भी तरह के वैमनस्य की आशंका को नकारने की कोशिश में जातीय आधार पर आरक्षण को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकार किया था। लेकिन हालात बदले, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है और संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान अब जनता करने लगी है। जब आरक्षण को लेकर के भारतीय जनमानस में अब कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं, तो मुझे लगता है जब सारे फैसले जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर होते हैं, मुखर समूहों की ओर से कई बार अतिरंजित आंकड़े भी रखे जाते हैं आबादी को लेकर। अच्छा, एक प्रामाणिक तस्वीर उभर करके आए और इससे सबसे बड़ा लाभ क्या हो, जो वंचित, प्रताड़ित, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए अनेक योजनाएं केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से चलाए जाए, उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए कहीं ना कहीं आबादी का जातीय आधार पर उनकी जनगणना कराया जाना ज्यादा बेहतर होगा। और जब आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो कुछ राज्यों में जैसे जिसमें हमारा राज्य शामिल है, अति पिछड़ी जातियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो फिर जाति इस तंत्र की एक बड़ी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा और सबों को जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखनी। ठीक है। मैं अब प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी का रुख करना चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अवस्थी साहब, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जातीय जनगणना से समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। तब से लेकर अब तक क्या बदल गया कि अब राजीव रंजन या फिर कुछ दलों को यह लगने लगा है कि नहीं, अब जातीय जनगणना होनी चाहिए? अखिलेश जी, बड़ी साफ सी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदृष्टा थे और उन्होंने इस समस्या का एक तरीके से आकलन कर लिया था। पूरे देश में 1931 के पश्चात अगर जातीय हिसाब से जनगणना नहीं हुई है तो उसके पीछे बाकायदा तर्क हैं, कारण हैं। और आज ये मैं मानता हूं कि जेडीयू शायद बीजेपी की सहायक पार्टी होगी बिहार में, लेकिन इसके बावजूद अपने अपने लोगों के अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ भी होते हैं, राजनीतिक वोट बैंक की बात भी होती है। जब आरक्षण की दृष्टि से अगर उच्चतम न्यायालय ने 49.5% एक कैप लगा दी है, उसके पश्चात नहीं मिल सकता है, सिर्फ 10% आर्थिक दृष्टि से, और वो भी अलग है, उनसे अलग उन जातियों को छीना नहीं गया। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पूरे समाज में एक जातीय दृष्टि से, पिछड़ों की दृष्टि से, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और जनजातियों की दृष्टि से और आर्थिक रूप से भी ये पहली बार हुआ कि जो आर्थिक रूप से थे, जिस तरीके से समाज में वैषम्य फैलने की आशंका दिखाई देती थी, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं उनको भी आगे नौकरियों में और पढ़ाई में, दोनों में, शिक्षा में
आरक्षण की जो सुविधा हुई है, अब समाज में एक ऐसा संतुलन आया है जिससे हम कह सकते हैं कि अब जाति को पीछे छोड़ करके, जाति के आधार पर जनगणना को पीछे छोड़ करके समाज को आगे विकास और समग्रता में समरसता में चलना चाहिए। ठीक है, इसी मसले पर थोड़ी देर पहले मैंने संजय पासवान से बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, इन दिनों एमएलसी हैं बिहार में। उनका क्या कहना था, जरा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगा। संजय पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में आप मंत्री भी रहे, इन दिनों बिहार में एमएलसी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एक बार फिर से ये जातिगत जनगणना का जो जिन्न जग गया है, इस पर आप लोगों का सबसे पहले स्टैंड क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, हमारा स्टैंड तो हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में दिया ही था कि SC ST की काउंटिंग होगी, बाकी जाति का काउंटिंग नहीं होगा। इसलिए जाति का जनगणना का कोई सवाल नहीं उठता। अभी तक जो स्टैंड हम लोग का है वो यही है कि जातिगत गणना के पक्ष में सरकार, भारत सरकार नहीं है जी। लेकिन ये जो चीज है, इसे लेकर बिहार में खास तौर पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आपकी मदद से नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं, और आपके जो वहां पर दुश्मन हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, सियासी दुश्मन मैं कहूंगा, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। कुछ नई खिचड़ी ना पक जाए इसकी आड़ में। देखिए, मोटा मोटी क्या है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और इन क्षेत्रीय पार्टी में जो इंटरमीडिएट कास्ट के लोग हैं, जो मध्यवर्ती जातियां हैं या मध्यवर्ती समूह के लोग हैं, वो लोग बाय एंड लार्ज पूरे कंट्री में जिस स्टेट में है, वो सब लोग जातिगत आरक्षण के पक्ष में, जातिगत जनगणना के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। ये एक मोटा मोटी देखा हमने है कि अधिकांश, जो मैंने कहा कि जो मध्यवर्ती जातियां समूह केंद्रित पार्टी है, वो पार्टियां में इस पक्ष में लोग रहते हैं या हैं। तो कुछ मुद्दे पे हो सकता है कि बातें बनती हो आरजेडी का इसका जदयू से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे मुद्दे पे उनकी समानता है। ओबीसी को लेकर जो जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिलजुल रहे हैं, वहां बातचीत हो रही है, तो इसका क्या मतलब हम निकालें? मतलब देखिए, ठीक है, लोगों का विरोधी पार्टी से मिलना जुलना, आप जानते हैं कि साहब जिस ढंग से अभी विधानसभा के सत्र के दौरान में जो एक अंतर था, सत्र के दौरान जो मतलब आप कह लें कि साहब जो एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिखाई पड़ा है, वह आप देखेंगे कि इतना टफ था सत्र के दौरान में आपस में बैठना, आपस में उठना, आपस में बातचीत करना। अब इसलिए एक इस मुद्दे पे दोनों पार्टियां समान नज़दीक आई हैं, तो मैं बहुत मीनिंग नहीं करता हूं। और नीतीश जी ऐसे बड़े मैच्योर आदमी हैं, मैं मानता नहीं हूं कि साहब अभी कोई नीतीश जी का और तेजस्वी जी का कोई कुछ ऐसा निकट भविष्य में होने वाला है। ये इस बात को मैं खारिज करता हूं। जो मेडिकल में, जो नीट में आरक्षण की बात कही गई ओबीसी के लिए 27%, इस पर कांग्रेस का कहना है कि दरअसल ये आप लोगों का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। ओबीसी वोट बैंक को साधना चाह रहे हैं आप लोग। देखिए, पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल कंपल्सन तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनावी काल में है ना, चुनावी काल हो, चुनाव का समय हो, तो संगठन में हो, सत्ता में हो, ये सब निर्णय लाजमी है दिखाई पड़ना, इसमें कोई हम नकार नहीं सकते हैं, उसका लाभ मिलता है। लेकिन ये बात कहना कि साहब केवल उसके लिए नहीं, देखिए क्या है कि डेमोक्रेसी का ये तकाजा है कि चुनाव के कारण भी कई सारे ऐसे निर्णय होते हैं जिन निर्णयों से समाज में दूरगामी प्रभाव बदलाव होता है। कहा यह भी जा रहा है कि एक तरफ तो ओबीसी को भी आप साध रहे हैं, दूसरी तरफ जो अगड़ी जातियां हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी जो आरक्षण देने का आप लोगों ने फैसला लिया, उसके पीछे यही माना जा रहा है कि यह भी दरअसल एक सोची समझी तरीके से किया जा रहा है ताकि दोनों जातियों को, तमाम लोगों को साथ लेकर आप चल सकें। हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आरक्षण के लाभार्थी पहले हम लोग इस देश में रहे हैं जी। आज हमें खुशी है कि इस देश का कोई समाज, कोई वर्ग, कोई समूह भी आरक्षण से वंचित नहीं है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे सवर्ण समाज हो, माइनॉरिटी समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, कोई समाज आरक्षण से अछूता नहीं रह गया है। इसीलिए, लेकिन आरक्षण में सब सवाल का जवाब खोजना ये उचित नहीं है। अब आरक्षण हो जाएगा तो सब सवाल का जवाब मिल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बराबरी हो जाएगा। आरक्षण में तमाम सवालों का जवाब खोजना या तमाम समस्याओं का समाधान खोजना ये उचित नहीं है। एक कुछ हद तक समाधान दिखाई पड़ता है, कुछ हद तक होगा टू सम एक्सटेंट,
लेकिन तमाम सवालों का जवाब आरक्षण ही है। जातिगत विचार करने में ही सब तमाम सुविधाएं हैं, ये हम नहीं मानते हैं कि सब में जातीय विचार हो सब समस्याओं के निराकरण के लिए। ये मैं कम से कम नहीं मानता हूं। कल मैंने हाउस में ये सवाल उठाया भी था और मैंने कहा है कि इस देश में जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी है इस देश में कि कैसे हम सब लोग गरीबों की गणना हो, गरीबी की गणना हो। इस जातीय जनगणना के पक्ष में हम नहीं हैं, बल्कि हम हैं कि गरीबी की गणना हो, गरीबों की गणना हो। इस पक्ष का मैं ज़्यादा एक मजबूत पक्षकार हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। जातीय जनगणना नहीं, यस गरीबी गणना यस। तो बीजेपी के नेता संजय पासवान को आपने सुना। और मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास में आ रहा हूं। आरजेडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों ना गरीबों की गणना हो, गरीबी की गणना हो, ना कि जाति की? नहीं, देखिए ये तो ठीक है कि आदरणीय संजय पासवान जी कह रहे हैं गरीबी की गणना हो। उसी में आता है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में हैं, उनकी गणना तो होनी चाहिए ना, किस जाति की कितनी संख्या है। उसी के आधार पर इसके बाद जो है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जब अपने कैबिनेट के माननीय मंत्रियों का परिचय कराते हैं तो वो कहते हैं कि फलाने जाति से इतने मंत्री हैं, फलाने जाति के बने हैं, महिला इतने मंत्री हैं। आखिर क्यों कहना पड़ता है? किसी भी जाति का अगर संख्या, जाति जनगणना होगा, उसका संख्या होगा, कौन पिछड़ी जातियों का कितना संख्या है हर जाति का, तो पता चलेगा। आखिर समाज के देखिए, बात ये कही जा रही है मृत्युंजय तिवारी जी, इस बात को आप समझिए। ये इतना आसान नहीं है जिस तरीके से आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जो जाति की गणना के पीछे की मंशा नजर आ रही है राजनीतिक दलों की, उसके पीछे खालिस पॉलिटिक्स है। मैं बताता हूं क्यों। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा जरा। आप लोग उसमें यह कहते हैं कि वोट पिछड़े, अति पिछड़े हिंदुओं का और राज किसी और का, अब यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरीके के ट्वीट का क्या मतलब है? उस राज्य में यह बात आप लोग कह रहे हैं जहां पिछले करीब 3 दशक से, जहां तक अगर मैं सही हूं, गलत हूं तो बताइएगा, पिछड़े अति पिछड़े ही मुख्यमंत्री वहां पर हैं। देखिए अखिलेश जी, इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता जिसे पसंद करती है, जनता जिसे जनादेश देती है, वो राज करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता बनाती है। बीच में आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी भी मुख्यमंत्री बने थे महादलित समाज से। हाँ, सवाल ये नहीं मुख्यमंत्री राबड़ी जी रही, नीतीश कुमार हैं। ये जनगणना से इनमें अगड़ा कौन है बताइए ना। ये इस तरीके के ट्वीट का क्या मतलब है कि वोट पिछड़े अति पिछड़ों का, राज किसी और का? क्यों? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं कि कास्ट के आधार पर बटे समाज, जाति के आधार पर। नहीं, हम समाज को बांटना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, उसको उतना उसका लाभ मिलना चाहिए। संख्या के आधार पर जब आप जाति जनगणना कराते हैं तो उससे लोगों को, जो समाज के अंतिम पंक्ति में व्यक्ति हैं, जो जाति अरे तो आपको विकास करने से किसने रोका? जातीय जनगणना के आधार पर ही विकास कैसे होगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अगर एक बात समझिए जरा, मृत्युंजय जी मेरी बात को समझिए। मृत्युंजय तिवारी तो बिहार के मुख्यमंत्री है नहीं। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? मृत्युंजय तिवारी आप तो नहीं है। नीतीश कुमार जी रहे वहां पर मुख्यमंत्री पिछले 3 दशक में, लालू जी रहे, राबड़ी जी रही हैं, जीतन राम मांझी रहे। ये किस वर्ग से आते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये ठीक है जो आप कहना चाह रहे हैं, ये अखिलेश जी हम मान रहे हैं इस बात को। लेकिन हम अगर ये बात कह रही है हमारी पार्टी, तो हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, तो इसके बावजूद अगर पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, अति पिछड़ों का, मुख्यमंत्री होने के बावजूद, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्ट्रास्ट है सर, ये विरोधाभास है। मृत्युंजय जी आप लोग अपनी बात में ही फंस रहे हैं। जब आप ये मान भी रहे हैं इस बात को, इसके बावजूद अगर नहीं विकास होता है तो क्यों जाति की गिनती करके विकास होगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, जाति की गिनती करके आप जिस अर्थ में इसे ले रहे हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है हमारे पार्टी का, हम लोगों का, कि आप जाति जनगणना, जाति राजनीति तो आप जानते हैं एक सामाजिक सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये बात तो अखिलेश जी हम मान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आज हमने प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कही कि नहीं ये बात
कि इस जाति से मंत्री इतने बने हैं, इस जाति से बने हैं, क्यों कहना पड़ा उनको? इसलिए ये सच्चाई है, जाति जनगणना वही बात तो से सवाल है बीजेपी सर। क्यों विशाल भाग मिश्रा जी, रही मैं आपके है? पास अब आता ये हूं। मृत्युंजय बीजेपी जी, बताए। जरा कुछ और मेहमानों का रुख कर लो। अनुराग भदौरिया भी, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले विशाल मिश्रा जी ये बताइए, यही मेरा बुनियादी सवाल है, क्या जब तक जाति के आधार पर गिनती नहीं हो जाएगी तब तक उस समाज का भला नहीं हो सकता है? इसके बावजूद कि उनके प्रतिनिधि बड़े बड़े पदों पर हैं, तमाम संवैधानिक पदों पर हैं, तो ये तो फिर सवाल ये खड़ा होगा, इसका मतलब जानबूझकर उन्हें पिछड़ा रखा जा रहा है। देखिए अखिलेश जी, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक चाल है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि पिछले 3 दशकों में आप थे सरकार में, आपने फिर ऐसा काम कोई क्यों नहीं किया कि आज आपको दोबारा जाति की जनगणना की मांग करनी पड़ेगी? भला लाभ जन कल्याण के कार्य आप जाति देखकर पहुंचाएंगे? ये तो मतलब दुर्भाग्य है कि आज अपने तथाकथित स्वार्थपरक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सामाजिक विद्वेष, सामाजिक ताना बाना जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ना चाह रहे हैं। ये जानबूझकर इनकी जो है की गई चाल है। अरे भाई, सामाजिक विषमता को हटाकर समाज में सबके लिए अवसरों की बराबरी प्राप्त हो, इसीलिए तो सामाजिक आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान सम्मत जितने भी आरक्षण है वो तो ठीक है, मान्य है बिल्कुल, लेकिन ये बीच बीच में आप लोगों का कौन सा सगुफा आता है? जनगणना भी, अरे भाई, संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है, आपको उससे संतुष्टि नहीं है? संविधान निर्माताओं ने, मुझे लगता है इसका जवाब मुझे अनुराग भदौरिया से लेना चाहिए। मृत्युंजय जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया बहुत देर से बैठे हुए हमारे साथ। जी अनुराग जी, जवाब दीजिए जो बात कह रहे हैं यहाँ पर विशाल मिश्रा। क्या सवाल पूछ लीजिए। विशाल मिश्रा कौन, मैं नहीं जानता हूँ, आप पूछिए ना सवाल। मैं सवाल यही पूछ रहा हूं सर कि ये जो जाति के इर्द गिर्द जनगणना की बात की जा रही है ना, उसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा राजनीति करने की ज्यादा नजर आ रही है। क्या किसी के विकास के लिए या किसी की देश में या राज्य में गरीबी हटाने के लिए किस जाति के कितने लोग हैं ये पता चलना जरूरी है? देखिए, ये बात जरूर सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी इस देश के अंदर में है जो जाति धर्म की राजनीति करती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति पे ही तो उसकी सही राजनीति टिकी है। वो विकास की राजनीति तो करती नहीं है। किसने शुरू अरे की? चुप कराओ यार, या तो प्रवक्ता बुलाए करो या इनको चुप कराओ। बयानबाजी क्यों बुला करते रहे हैं हैं? आप? कौन है ये? उत्तर प्रदेश में जाति की कौन आदमी राजनीति और बुलाने दो? तुष्टीकरण की राजनीति किसने शुरू की? अच्छा ठीक है, इसको चुप कराओ वरना मैं हट जाऊंगा। मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर किसने नमस्कार, मैं बनाया? हट रहा हूँ भाई। अभी जिला पंचायत के आपके सदस्य अरे मैं हट जाऊं, मैं डिबेट करूं या नहीं करूं ये बता दो। जाति से है कि नहीं है? अरे बारी बारी से अपनी बात रखिए भाई, बारी बारी से रखिए। डिबेट से हट जाऊंगा। विशाल जी, मैं आता हूं आपके पास। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया को अपनी बात कह लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया जल्दी से। या तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाए करो तो हमें उनसे बात करने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं, उनसे जवाब मिलेगा। आप सवाल सर जहां से भी हो जवाब दे दिया कीजिए। जवाब देने से क्यों घबरा रहे हैं अनुराग भदौरिया? जरूरी है कि बीजेपी के सवाल का ही जवाब देंगे? सोच लीजिए, कोई आम जनता है, उसने सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए आप। अरे मेरी आप बात विद्वान प्रवक्ता है। अरे तो विद्वान, मेरी बात सुन लीजिए। जब हम लोग बोला करें तो आप कम से कम बात सुनने को दिया करो। आप ऐसे लोगों को बुला लेते हो जिनको बोलिए बोलिए अनुराग भदौरिया बोलिए। देखिए, मैंने आपको बोला कि इस देश के अंदर में सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जो जाति धर्म की राजनीति करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति तो करती नहीं, हमेशा जाति धर्म की करती। इनके नेता तो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं मैं किस जाति का हूँ, वोट मांगने के लिए जाति की बात करने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा सदन में खड़े कहते हैं कि भाई हमें इन लोगों को पच नहीं रहा है कि हमने यहाँ पे दलित और यहाँ पे बैकवर्ड हमने मंत्री बना दिया, उसके बारे में हमें परिचय कराना है, ये लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से आपने देखा होगा वो दलित और बैकवर्ड और बीच में कैसे कैसे जातियों में बांटे, कैसे कैसे धर्मों में बांटे, उसकी राजनीति करने वाली पार्टी है। आज चूंकि उनको पता है कि जनता उनके पास अब बचा नहीं है, जनता का विश्वास उन्होंने खोया है। जब जनता का विश्वास खोया है तो परेशान है। परेशान होने के बाद वो नई चीजें कर। अरे आप जातीय जनगणना की बात बीजेपी कहाँ कह रही है? नहीं सुन तो लो, बीजेपी ने, अरे अभी तो मैंने क्या बोला, इस देश के अंदर में क्या आप नकार देंगे कि आप अनुराग भदौरिया बोलने पर अनुराग बोलने से काम चल जाएगा? फिर आप फॉर्म में क्यों भदौरिया लिख पाते हैं? बताइए ना, आप कॉलम हटा दीजिए। गांधी जी ने तो भारतीय के यहाँ स्टार्ट किया था कि हिंदुस्तान में सभी लोग अपने नाम के आगे भारतीय, गांधी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना भारतीय, फिर खत्म हो गया। लोग ने नहीं सुनी ना, लोग अपने अपने हिसाब से कोई अपने आप को यहाँ पे तो जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए? जरा मुझे इसके समर्थन में आप 2-3 तर्क दे दीजिए, बताइए क्यों हो जाती है जनगणना? अरे क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरी कितनी संख्या है।
तो उससे क्या हो जाएगा? उस संख्या को जानकर क्या करेंगे आप? वो मेरा परिवार है, तो मुझे अपने परिवार का जानने का हक नहीं कि मेरे परिवार के कितने लोग हैं। क्या यहाँ पे जातियों देके शादी नहीं, आप उस संख्या, पूरा देश के आपका परिवार नहीं है। एक मिनट, ये तो आपने बिल्कुल जाति वाली बात कर दी। अभी जिस चीज को आपने वही बात कर दी। आप कह रहे हैं कि जो मेरे जाति के लोग हैं वो मेरा परिवार है। क्या पूरा देश आपका परिवार नहीं है? क्या पूरा उत्तर प्रदेश आपका परिवार नहीं है? अरे दिक्कत आपके साथ है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। अरे अनुराग भदौरिया जी, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछूंगा। हो सकता है आपको मेरी बात छूट जाए, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा। आप जो कहेंगे वही बात में दोहराता रहो तो होगा नहीं। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, बौखला क्यों जाते हैं? जवाब दे रहा हूँ, टोकते क्यों बीच में? तो आप जवाब दीजिए ना, मैं सवाल नहीं पूछूं। आप एक तरफ आप विरोधाभास वाली बात कह रहे हैं, तो सवाल तो पूछूंगा ना सर मैं आपसे। अरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, बीच में टोक कर जवाब लेना कहां चाहते हो? मैंने आपसे ये पूछा कि क्यों आपको ये लगता है कि जाति आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जाति के कितने लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, मुझे पता होना चाहिए। तो क्या बाकी जातियों के लोग आपके परिवार नहीं है? क्या आप उनको परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं? सुनो, मैं एक चीज बताऊं, आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, मुझे बात करने दीजिए। लेकिन सवाल पूछूंगा, हो सकता है आपको मेरे सवाल चुभे, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा। चापलूसी का जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए और शब्दों का चयन ठीक से कीजिए अनुराग भदौरिया जी। चापलूसी मत कीजिए यहाँ बैठ के। आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं। शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। मैं सवाल पूछूंगा, हो सकता है आपको मेरी बात छूट जाए, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। नहीं, आपका काम नहीं है, आप चापलूसी बिल्कुल नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछूंगा। आप मुझे सवाल लिख कर भेज दीजिएगा, वो मैं नहीं पूछूंगा। आप अगर सोच रहे हैं कि आपके मन मुताबिक सवाल पूछूं, नहीं पूछूंगा मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। आप घबरा क्यों जा रहे हैं? 30 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड बोलिए, मैं आपको दे रहा हूं, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बिना किसी बाधा के 1 मिनट दे रहा हूं। आप बोलिए, निर्बाध तरीके से बोलिए। आरोप मत लगाइए, सीधे सीधे सवालों का जवाब दीजिए। आपके भेजे हुए सवाल में नहीं पूछूंगा। अनुराग भदौरिया, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल समय दे रहा हूं, 1 मिनट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जवाब दीजिए। चलिए, कितना मिनट दिया तो मैं बोलूंगा, आप रोकेंगे नहीं? बोलिए ना, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बोलिए, आप कोई नहीं रोकेगा। देखिए, हमने आपको बोला हिंदुस्तान के अंदर में आदिकाल से ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था को आप नकार नहीं सकते हिंदुस्तान के अंदर में, ये वेद काल से चली आ रही है। जब वर्ण व्यवस्था को आप नहीं निकाल सकते तो क्या हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार बदल देंगे आप? सिर्फ अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। जब आपको वोट लेना होता है तो आप मंच में खड़े होकर जाति गिनाने लगते हैं। जब आपको पार्लियामेंट सदन में आपको कोविड काल में जवाब नहीं देना होता है, जब आपको जवाब नहीं देना होता है बेरोजगारी महंगाई में, तो आप यहाँ हल्ला मचाने लगते हैं कि नहीं, हम बैकवर्ड को, दलित को परिचय कराना चाहते हैं, तो ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब आपके सुविधानुसार जाति धर्म की बात होगी। अरे यार, किसको बीच में ले आते हैं? तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा भाई। अरे यार, विशाल मिश्रा जी थोड़ा धैर्य रखिए भाई। व्यवस्था और जाति में अंतर विशाल मिश्रा जी थोड़ा धैर्य रखिए, बोल लेने दीजिए ना। अनुराग भदौरिया को उनकी बात क्या लेने दीजिए। चलिए, मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। सतीश प्रकाश जी, क्या बीएसपी का भी ये स्टैंड है? क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में? आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी का मानना जातीय जनगणना को लेकर के नहीं है। ये तमाम जो आरएलडी भी है, रंजन जी भी यहाँ है, इनको ये समझना चाहिए कि ये आरएसएस आपको फंसा रही है, बीजेपी आपको फंसा रही है। जातीय जनगणना भारत में 1931 के बाद में 2011 में जातीय जनगणना हो चुकी है। इनको मांग ये करनी चाहिए भारत सरकार से कि जातीय जनगणना के आंकड़े मत छुपाओ। जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर करने का समय है। ये समय जातीय जनगणना करने का नहीं है, क्योंकि आज जातीय जनगणना होगी तो इसको डिक्लेयर करने में अगली सरकार के ऊपर प्रभाव डालोगे। बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि भारत सरकार को आज तुरंत 2011 के जो जातीय जनगणना के आंकड़े मोदी जी छिपा करके बैठे हैं पिछड़ों के हित के लिए, अगर वो वास्तव में पिछड़ों से प्यार करते हैं, जैसा उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं पिछड़े का बैठा हूं, तो आज उनको करना चाहिए। और इसमें कोई ये बुरी बात हो रही है भाई। सुनिए, देखिए यहाँ आपके पैनल में 8 घंटे बाद मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी। आरएसएस और बीजेपी का पुराना सपना है कि आरक्षण का आधार जाति ना होकर के आरक्षण का आधार कहीं ना कहीं वो अर्थ को लेकर के आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक माहौल बना रहे हैं और इस माहौल में ये अर्थ के आधार पर सारा का सारा सिस्टम करेंगे। ये आर्थिक जनगणना कराना चाहते हैं बेसिकली, और जातीय जनगणना का एक चुनाव इन्होंने छोड़ा है। जातीय जनगणना मत कराओ, मेरी बात मानिए। मैं यहाँ आरएलडी के भी मित्र बैठे हैं, आरजेडी के भी बैठे हैं और जनता दल यू के भी बैठे हैं, और भदौरिया जी चले गए। ये वे लोग हैं कि मंडल कमीशन के बाद हम भी उनमें से शामिल है, बहुजन समाज पार्टी भी उसमें शामिल है, कि तमाम जो वीकर सेक्शन के लोग थे उनमें जातीय चेतना जागी। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद इस देश में जातीय चेतना जाग सकती है, तो आप कल्पना कीजिए कि 2011 के अगर सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े अगर डिक्लेयर कर दिए तो सतीश प्रकाश जी, मैं आगे इस पर बात करूंगा।
हमारी ये बहस आगे भी जारी रहेगी। ब्रेक पर हम जाएं उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर हम दे दें। राजनीति से जुड़ी खबर है। बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ दी है। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि गायक से अभिनेता बने सुप्रियो केंद्र में मंत्री और सांसद रह चुके हैं। हाल ही में वो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात का उन्होंने ऐलान किया है कि राजनीति वो छोड़ देंगे, किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, यह बात भी उन्होंने साफ की है। तो बाबुल सुप्रियो ने यह जानकारी खुद दी। हमारे साथ मनोज्ञा हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रही। मनोज्ञा, वजह क्या बताई जा रही है? क्या बाबुल सुप्रियो ने कुछ कहा, क्यों राजनीति छोड़ रहे हैं? मनोज्ञा, क्या मुझे सुन पा रही हैं? दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। अपने दर्शकों को बता दें, यह बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। विधानसभा का चुनाव हार गए थे बाबुल सुप्रियो और एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि अब वो राजनीति छोड़ रहे हैं। अब सवाल यही कि आखिर वजह क्या? फेसबुक पोस्ट के जरिए राजनीति छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देश में जातिगत जनगणना पर सियासी घमासान। जनगणना जातिगत आधार पर और सबकी जनगणना होनी चाहिए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की ही नहीं होनी चाहिए। पेड़ों की गिनती होती है, हर धर्म में है उसकी गिनती होती है, SC ST की होती है, तो और सब जातियां जो पिछड़े अति पिछड़ी या अन्य वर्ग हैं वो क्यों छूटी रही इसमें? केंद्र के आरक्षण वाले फैसले पर महाभारत। पिछड़ों के विषय में विलंब आपने किया, गलती आपने की। नंबर 2, अब आप पछतावा तो दूर, पछतावे को छुपा रहे हैं। भारत के संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना है, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। जाति पर अलग अलग दलों का अपना अपना दांव। जाति पूछो वोटर की। जाति पूछो वोटर की। जी हां, इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अपने देश में आजादी के बाद से अब तक कभी कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं। अब एक बार फिर से इसका जिन्न जाग गया है। तो क्या इन सब के पीछे कुछ दलों की राजनीतिक मंशा है या वाकई में इसके जरिए विकास की एक नई रूपरेखा तय की जाएगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। और ब्रेक के पहले आपसे पूरी बात नहीं हो पाई थी अनुराग जी। मेरा सवाल वही एक बार फिर से, ऐसा क्या है, आपको क्यों लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? इससे क्या भला होने वाला है समाज का और अलग अलग जातियों का? देखिए, इस बात को हम आप नकार नहीं सकते कि हमारे हिंदुस्तान में वर्ण सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदिकाल से आप देख लीजिए इसको। ऐसे भाई यहाँ मंदिरों में किसने, कौन यहाँ पे दलित तो पूजा करता नहीं था कभी, या मंदिरों में दलित को पूजा करने का मौका मिला कभी? या तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पाइथागोरस ने भी ये बात बोली थी कि हिंदुस्तान की दो चीज बहुत अद्भुत है, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरा पूर्ण जन्म। ये हमारे लिए पाइथागोरस ने बोला था। तो हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो इतने वर्षों से चली आ रही है, उससे हमारी पहचान है। भाई आप मुझे अनुराग भदौरिया बोलते हो, कोई किसी को त्रिवेदी बोलता है, कोई किसी को आप वर्मा बोलता है, कोई किसी को सोनी बोलता है, कोई किसी को कपूर बोलता है, कोई किसी को चड्डा बोलता है। यही तो हमारा सरनेम तो हमारी पहचान बनती है। तो क्या आप हमारे सरनेम को खत्म कर देना चाहते हैं? अगर खत्म कर देना चाहते हैं तो उसका कानून बनाइए। जिस तरह से गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी भारतीय, उन्होंने एक सिस्टम लगाया था कि भारतीय सब लोग अपने नाम के आगे भारतीय लिखेंगे, लेकिन नहीं चला वो। या बिहार के जो लोग बैठे उनको पता होगा, वहां पे लोग रंजन लगाना शुरू कर दिया था। ये वहां पे माने एक प्रचलन शुरू किया गया था वहां पे, लेकिन नहीं कामयाब हुआ अंततः, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था इतनी मजबूत है जिससे पहचान होती है। और ये बीजेपी के नेता खुद कहते रहे मंच से कि हम जब उनको वोट देना था तो कहते थे मैं इस जाति से आता हूँ, और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला गया कि भाई यहाँ सदन नहीं चलने देना है क्योंकि ये पिछड़े वर्ग का और दलित का सम्मान नहीं कर रहे जो हमने मंत्री बनाए हैं। इसके मतलब फिर ये शब्द क्यों, फिर रिजर्वेशन क्यों? फिर रिजर्वेशन भी करेंगे, शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे, जात भी बताएंगे, लेकिन जब इसको बोला जाए कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी,
तो भाई बता दो ये, तो इसमें जनगणना हो जाए तो समस्या क्या, मुझे ये नहीं समझ में आया। वही तो नहीं अगर समझ इसमें पा रहा हूँ ना कोई डॉक्टर technical भदौरिया। समस्या है तो बताइए। आपने अपनी बात रखी बिना किसी बाधा के, आपने अपनी बात रखी, इस बीच किसी ने कुछ नहीं कहा है। अब मेरा अगला सवाल आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में ही मैं आ जाता हूं। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता अभी अखिलेश यादव, वो सूबे के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। मायावती दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो भी मुख्यमंत्री रही। और ऐसे कई लोग और भी वहां पर रहे। वंचित समाज जिसे आप कहते हैं, पिछड़ा समाज कहते हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे। इन सबके बावजूद अगर अति पिछड़ों की स्थिति आप लोग बेहतर नहीं कर पाए, पिछड़ों की स्थिति बेहतर नहीं कर पाए, दलितों की स्थिति बेहतर नहीं कर पाए, और आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की अगर गिनती हो जाए किस जाति का कौन है तो हम बेहतर कर देंगे, तो आपकी मंशा पर सवाल तो खड़े होंगे ना कि क्यों चाहते हैं आप? देखिए हमारी मंशा पे नहीं, भाजपा की मंशा पे शंका करना चाहिए कि भैया अब सरकार, हमने तो यहाँ पे अति पिछड़े और दलित को सम्मान दिया और यहाँ तक लेके आए कि आज सर उठा के जीने लगे, लेकिन 4.5 साल से क्या हुआ है? तो फिर वापस क्यों लौटना चाह रहे हैं सर? आप फिर वापस क्यों लौटना चाह रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि हमने इतना सम्मान दिया, समाज हमने ऐसा बना दिया कि इन तबके के लोग भी सबसे बड़े पद पर पहुंच रहे हैं, तो फिर वापस आप क्यों जाना चाह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर जनगणना करके जाने कि इसकी कितनी जनसंख्या है? अरे तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर हम जान जाए कि किसकी कितनी संख्या है तो दिक्कत क्या? तर्क यही देते हैं ना सर आप लोग। चलिए मैं अवनिजेश अवस्थी का रुख कर लेता हूँ। अवनिजेश अवस्थी ने तो अभी तक किसी दलित को अपना अध्यक्ष बनाया ठीक है। अवनिजेश अवस्थी साहब, क्या किसी तबके के विकास के लिए, गरीबी दूर करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी जाति के कितने लोग हैं हमारे समाज में? अखिलेश जी, पहले तो मैं अनुराग जी के सवालों का जवाब दे दूं। अनुराग जी, इतना गुस्सा मत किया करिए, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आपके साथ दिक्कत ये है, आपने कहा जाति और धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। अरे भाई आप ये बताइए, मुस्लिम और यादव का जाति और धर्म, हाँ बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए। देखिए अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं क्यों नहीं बनाया आपने? अगर आपको जात पे भैया बता रहा हूँ, आप बोलने देंगे? अभी 10 सेकंड नहीं हुआ मुझे। अरे अभी 10 सेकंड नहीं हुआ मुझे बोलते हुए। अरे सुनिए तो ना MY, अब सुन लीजिए ना। अरे सारे सवालों का जवाब दूंगा जो आप बोल चुके हैं, आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये धर्म और जाति, मुस्लिम और यादव का समीकरण किसने बनाया था भाई? किसने बनाया था? ये धर्म और जाति के आधार पर आप सरकार बनाते रहे। और अनुराग भदौरिया बोलने तो दीजिए। अनुराग जी उनको बोलने दीजिए। अब आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप नाराज हो गए थे कि आप जब बोल रहे हैं तो आपको कोई टोक क्यों रहा है? आप बोलने दीजिए ना। अवनिजेश अवस्थी अपनी बात पूरी कर लेंगे, आप जवाब दीजिएगा अभी। अरे अब अनुराग जी सुन तो लीजिए ना, तभी तो आप जवाब भी दे पाएंगे और बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप सुनेंगे तो मेरी बात का जवाब भी दे पाएंगे आप। तो बात यह है कि आपने कहा धर्म और जाति की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति MY समीकरण जो था वो किस पार्टी ने किया था? धर्म भी और जाति भी, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा गांधी जी ने कहा था। अरे इससे आपकी सहयोगी पार्टी को बड़ा खतरा हो जाएगा भाई। अगर गांधी सरनेम हट गया तो सबसे पहले गांधी सरनेम हटाना पड़ेगा। क्या होगा उन लोगों का जो गांधी के नाम पर ही लगातार इस देश में राजनीति करते आ रहे हैं। तीसरी बात, आज आप वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक हो गए। आज आप वर्ण व्यवस्था के बहुत अधिक समर्थक हो गए हैं। आज आप वर्ण व्यवस्था के बहुत अधिक समर्थक हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे सुन तो लीजिए ना। अरे यार देखो अनुराग, तुम्हें ना, अनुराग तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम सुनते नहीं हो किसी की। तुम सुनते नहीं हो किसी की। अनुराग तुम सुनते नहीं हो किसी की। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष में हिंदुओं के बीच में कभी भी वर्ण व्यवस्था रही नहीं। बताइए ना आप, मेरी उसका जवाब नहीं है आपके पास में भाई। आप ऐसा कोई माहौल बनाइए आप जब से सरकार आपकी आई है, आप तो जाति धर्म की राजनीति तो कर रहे हैं प्रभु। आप जाति धर्म साधने के लिए मंत्री बना रहे हो। आपने उत्तर प्रदेश के मंत्री जाति धर्म साधने के लिए बनाया। बोलने दीजिए अनुराग जी, अवनिजेश अवस्थी को जल्दी बोलने दीजिए, फिर और भी मेहमान उनके पास जाना है मुझे। आप जाति धर्म साधने के लिए मंत्री बना। ठीक है अनुराग जी, आपकी बात हो गई। अनुराग जी आपकी बात हो गई। अवनिजेश अवस्थी जी जल्दी से। आरएसएस प्रमुख को बता देना जवाब। जी अवनिजेश जी बोलिए। अगली सर बताइए कब बनाएंगे? तक नहीं जा पा रही है। राजीव रंजन जी अब आपके पास मैं आ जा रहा हूं। जब हमसे कनेक्ट हो जाएंगे अवनिजेश अवस्थी तो उनके पास हम चलेंगे फिर से। राजीव रंजन जी, वही सवाल एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं जो मैंने आपसे शुरू में पूछा, बाकी मेहमानों से भी पूछ रहा हूं जो लोग जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं।
5 ऐसी वजह बताइए जो इसकी वजह से आपको लगता है कि जाति के आधार पर जनगणना जरूरी है, पता चलना चाहिए सभी को समाज में कि किस जाति के कितने लोग हैं। देखिए अखिलेश आनंद जी, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा। जिस समय आखिरी बार जातीय आधार पर जनगणना हुआ उस समय 52% पिछड़ों की आबादी। राजीव जी, बीच में आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप ही की पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है, जरा दर्शकों को हम बता दें कि ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकारिणी की दरअसल आज बैठक चल रही थी और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ललन सिंह का नाम वैसे रेस में सबसे आगे था और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह को ही चुन लिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी था रेस में, लेकिन इस दौड़ में ललन सिंह अब आगे निकल गए हैं। बिहार के मुंगेर से सांसद हैं ललन सिंह, भूमिहार जाति से आते हैं और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं। तो जेडीयू में अध्यक्ष पद को लेकर पिछले काफी समय से रसाकशी की स्थिति नजर आ रही थी। एक पार्टी एक पद की बात कही जा रही थी और पहले तो ललन सिंह का नाम केंद्रीय मंत्री के तौर पर लिया जा रहा था कि शायद वो केंद्र में जेडीयू के कोटे से मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वहां पर आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। उसके बाद अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आ रही है जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बैठक चल रही थी, बड़ी बैठक, जिसमें खुद नीतीश कुमार मौजूद हैं और वहीं यह बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के बेहद खास भी माने जाते हैं ललन सिंह, जो कि अब पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह कर्पूरी ठाकुर का शिष्य भी उन्हें माना जाता है। वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से वो सांसद हैं और नीतीश कुमार के संपर्क में 1970 के आसपास हुए थे, 70 के दशक में, तब से उनके साथ हैं। हमारे साथ प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रशांत, कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो जरा बताएं विस्तार से। जी देखिए अखिलेश, अभी ये जानकारी आ रही है कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी ललन सिंह को बनाए जाने की। अब ये सूचना आ रही है कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा बैठक चली, उसके बाद उनके नाम का प्रस्ताव किया गया और ललन सिंह को अब जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। और चूंकि ललन सिंह जब आरसीपी कैबिनेट मंत्री बन गए मोदी सरकार में, उसके बाद से ही ये अटकलें थे कि वो अपना पद छोड़ेंगे। और चूंकि ललन सिंह को एक पद दिया जाना था, उनको माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, वो माने जाते हैं, लिहाजा उनको भी कोई न कोई पद दिया जाएगा। आज जेडीयू जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। अब से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, क्योंकि बैठक अभी खत्म होने वाली है अखिलेश, और उसके बाद एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है किया जाएगा और उसमें इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब सवाल यह है प्रशांत, एक चीज जरा बताइए दर्शकों को भी आप समझाएं कि इसके पीछे ललन सिंह को जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं, क्या राजनीतिक वजह दिख रही हैं? देखिए अखिलेश, 2 चीज़ें हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया कैबिनेट में मोदी सरकार केंद्र सरकार में, तब से ये माना जाता था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह पार्टी में एक जैसा रुतबा रखते हैं। पिछले बार भी 2019 में जब मोदी सरकार की दूसरी पारी शुरू हुई थी, उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि दोनों मंत्री बनेंगे, लेकिन दोनों के लिए जगह नहीं थी, एक ही जगह दी जा रही थी। लिहाजा नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कोई कैबिनेट में ही शामिल नहीं होंगे। इस बार चूंकि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो ये माना जा रहा था कि ललन सिंह को भी कोई पद दिया जाएगा। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि सामाजिक समीकरण को साधने की एक कोशिश हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से। अखिलेश, नीतीश कुमार खुद और आरसीपी सिंह दोनों एक ही जाति से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा, जिनको कुछ दिन पहले पार्टी में लिया गया, उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और बिहार जेडीयू के जो प्रेसिडेंट हैं उमेश कुशवाहा, वो भी उसी जाति से आते हैं। लिहाजा लव कुश समीकरण को तो साध लिया, लेकिन अगड़ी जाति से किसी को अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि वो समाज के हर तबके का ख्याल रखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है ज़्यादातर वो पिछड़ों, अति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमती रही है अखिलेश, लेकिन अगड़ी जाति से किसी को बनाकर, ललन सिंह को बनाकर ये संदेश भी देने की कोशिश होगी कि सभी जातियों का, समाज के हर वर्ग का नीतीश कुमार ख्याल रखते हैं, और इसलिए 2 चीजें करने की कोशिश की गई है ललन सिंह को अध्यक्ष बनाकर। अखिलेश, अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम ये बड़ी खबर बता दें। प्रशांत, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं
आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बन गए उसके बाद से इस तरह की अटकलें लग रही थी। ललन सिंह का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा था, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह अब जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह उन लोगों में शुमार हैं जिनके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने कभी जेडीयू पार्टी की नींव रखी थी। हालांकि बीच में नीतीश कुमार के साथ थोड़ी उनकी तनातनी हुई थी, लेकिन लगातार लगभग ज्यादातर समय वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि पार्टी के अध्यक्ष वो चुन लिए गए हैं। जेडीयू कार्यकारिणी में ये बड़ा फैसला लिया गया। मेरे साथ राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो राजीव रंजन जी, क्या वजह रही होगी ये जो फैसला लिया आप लोगों की पार्टी ने, ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव रंजन जी, आपसे मेरा सवाल है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। और प्रशांत, जरा ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में पिछड़ कैसे गए और ललन सिंह आगे कैसे बढ़ गए इसमें? अखिलेश, पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि बैठक में आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव खुद आरसीपी सिंह ने रखा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पार्टी में दोनों, जैसा मैं पहले कह रहा था आपसे कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह एक ही तरह का रुतबा रखते हैं पार्टी में, लिहाजा आरसीपी सिंह ने खुद ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। देखिए अखिलेश, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा पिछले करीब 7-8 साल से, जब से नीतीश कुमार से अलग हुए थे 2014 लोकसभा चुनाव के कुछ साल पहले, उसके बाद से लगातार हमलावर रहे थे नीतीश कुमार पर। लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव के बाद उनको वापस पार्टी में लिया गया, उन्हें न सिर्फ पार्टी में लिया गया, उन्हें एमएलसी बनाया गया और जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो उनके खिलाफ गई होगी वो यही रही होगी कि वो नए पार्टी में वापस लौटे हैं। उन्हें एमएलसी तो बनाया गया है, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया, उन्हें अगर अध्यक्ष बनाया जाता तो हो सकता था कि पार्टी के कुछ तबकों में थोड़ी नाराजगी होती, थोड़ा विरोध उसका होता। लिहाजा उससे बचने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल अध्यक्ष नहीं बनाया गया। दूसरी चीज़ जो हम लोग बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं अखिलेश, कि सामाजिक समीकरण में चूंकि पहले से नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, जो लॉ कुछ की चर्चा बार बार होती है, उसमें पहले से बिहार में उमेश कुशवाहा उसी जाति के हैं, तो उसको देखते हुए भी कोशिश ये की गई। बिल्कुल, और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं प्रशांत की एबीपी न्यूज ने ये सबसे पहले खबर दर्शकों को दी थी कि ललन सिंह पार्टी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और प्रकाश कुमार ने ये जानकारी दी थी। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए पटना से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश, तो आखिरकार जो खबर आपने दी थी उस पर मुहर लग गई? देखिए अखिलेश, ये पटकथा उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन आरसीपी सिंह मंत्री बने थे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उन्होंने कहा था, जब हमने ही सवाल पूछा था कि आखिर क्या हो रहा है आपकी पार्टी में, कौन बनेगा मंत्री, कितने मंत्री बनेंगे, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि अधिकृत हो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कि कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, और इस बारे में वही तय करेंगे। और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से बवाल मचा था, उनको बधाई को लेकर के पार्टी में कोई उत्साह नहीं देखा गया था। लोग जो, बहुत थोड़े लोग जो आरसीपी सिंह के समर्थक थे वही खुश नजर आ रहे थे, पूरी पार्टी जो है वो नाराज दिख रही थी। और उसी समय कहा गया था कि ललन सिंह क्या अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ये उस वक्त में सवाल उठा था। और जो हमारी खबर है, हमारे पास खबर थी कि उस वक्त में नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर आरसीपी सिंह बन जाते हैं केंद्र में मंत्री तो क्या ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पार्टी में एक वही बड़ा ओहदा है किसी भी के लिए, किसी भी नेता के लिए, कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। हालांकि इस पार्टी में नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा है और उन्हीं के मन में ये बात पहले से थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह को बनाया जाए। इसके पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जब बिहार में सरकार बनी थी तो उस वक्त ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2005 में। हालांकि बाद में 2009 के आसपास में मनमुटाव हो गया था और बाद में 2012 में फिर उनकी वापसी हुई थी। और अब जबकि पार्टी की कमान या पार्टी की बागडोर ललन सिंह के हाथ में फिर से है,
तो ये देखना होगा कि वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में अपने आप को देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद अधिकृत, उनको जो अधिकृत किया गया था, खुद मंत्री बन गए थे। तो अब 2022 में देखना होगा जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा का जो टर्म है वो खत्म होता है, तो उस समय में ललन सिंह की क्या भूमिका होगी। अखिलेश, ये तमाम चीजें हैं जो आज से शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में वो सब कुछ दिखेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रकाश, मैं आपके पास दोबारा लौटूं उससे पहले जरा मैं चाहूंगा कि राजीव रंजन जी का मैं रुख कर लूं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपको पहले तो मुबारक हो कि आखिरकार आपके पार्टी को अब एक नए अध्यक्ष मिल गए हैं। ललन सिंह आपके अध्यक्ष हो गए नए। अब वजह क्या आपको नजर आती है, ललन सिंह का चयन क्यों हुआ? देखिए ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में एक, संसद, संगठन, सरकार, तीनों ही फोरम पर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपेक्षाओं पर खरे उतरने का काम किया है। लंबा अनुभव है। कर्पूरी जी के, नीतीश कुमार जी के सानिध्य में उन्होंने राजनीति की। समाजवादी पृष्ठभूमि के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं और इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी काफी उत्साह का संचार हुआ है और एक समावेशी निर्णय है। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का निर्णय जनता दल यूनाइटेड ने किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी दोनों को मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ प्रशांत भी थे, आप दोनों का भी धन्यवाद। अवनिजेश अवस्थी साहब, सतीश प्रकाश जी, मृत्युंजय तिवारी जी, विशाल मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ आज इस चर्चा में शिरकत की है। जेडीयू के नए अध्यक्ष होंगे ललन सिंह। जो कयास लगाए जा रहे थे ललन सिंह के नाम को लेकर, और एबीपी न्यूज ने जो सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि ललन सिंह ही जेडीयू के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, हमारी इस खबर पर मुहर लग चुकी है। आरसीपी सिंह ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया गया कि अब जेडीयू की कमान ललन सिंह के हाथों में। ललन सिंह जो बिहार के मुंगेर से अभी सांसद हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, अब पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।